अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा एहतशाम। मुस्तफा कमाल के गवर्नर सिंध पर संगीन इल्जामात की बुछाड़ के बाद डॉक्टर इशरतुल इबाद का जवाबी वार हुआ है। काफी अरसे से चुप रहने वाले गवर्नर सिंध आखिरकार मंजर-ए-आम पर आ ही गए। बल्दिया फैक्ट्री केस, असलहा केस पर आज बात की और बानी पीएसपी पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इससे पहले मुस्तफा कमाल ने गवर्नर सिंध को कराची के सब मसाइल की जड़ करार देकर रॉ से ताल्लुकात का इल्जाम भी लगाया और रिश्वतुल इबाद भी कहा। इस तमाम सूरत हाल के बाद कराची की सियासत में क्या अहम तब्दीलियां आ सकती हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते चलूँ। हम साहब सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब भी कराची से मौजूद होंगे हमारे साथ, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं ये भी। फैसल वाडा साहब भी पीटीआई से इनका ताल्लुक है, ये भी कराची से मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, आपसे मैं आगाज करना चाहूंगी। इशरतुल इबाद साहब नॉर्मली इस तरह की बातें करते हुए हमने उनको नहीं देखा है, और जब मुस्तफा कमाल साहब ने इल्जामात लगाए उन पर तो एक रिएक्शन उनका आ गया था और तब उन्होंने कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर वो मुझ पर इल्जामात क्यों लगा रहे हैं। लेकिन आज तो उनका मूड काफी ही अग्रेसिव नजर आया। आप यकीनन उनके साथ आपकी बातचीत भी रही होगी, कुछ पर्सनैलिटी के हवाले से आप हमें बताइएगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया और उन्होंने ऐसा क्या महसूस किया कि आज उनको लगा कि आज इसका जवाब इसी तरीके से देना चाहिए। हाँ मीर साहब, आपके लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। मज़हर साहब, आप सुन सकते हैं हमें? जी, मुझे आ रही है। जी मज़हर साहब, आपकी तरफ मैं सवाल लेकर आती हूँ कि इशरतुल इबाद साहब नॉर्मली जो है वो इस तरह की बात करते हुए हमने पहले उनको नहीं देखा। तो ये बताइएगा कि इस दफा ऐसा क्या हुआ जो इतना एग्रेसिव मूड में उनको आना पड़ा और आकर फिर अपना जो है वो डिफेंस करना पड़ा? देखिए, उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो बुनियादी तौर पे जाहिर है जिस तरीके से मुस्तफा कमाल साहब ने उन पर इल्जामात लगाए और जो लहजा इख्तियार किया उससे उनको खासी तकलीफ हुई है। वो भी उनका जो फौरी रद्द-ए-अमल था वो इतना सख्त नहीं था, हालांकि उसमें भी उन्होंने बात ऐसे टर्म्स यूज की कि जो मेरा ख्याल ज़ाती हमला था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था उनके पहले बयान से। लगता है कि आज जब उन्होंने सबसे पहले ये बात की तो उस वक्त बहुत अहम तरीन लोग जो है सिंध के उनके सामने बैठे हुए थे, जिनमें डीजी रेंजर्स भी थे, आईजी सिंध भी थे और भी कई ऑफिशियल्स थे। उनको उनके सामने उन्होंने ये गुफ्तगू की है, तो ये मुमकिन है कि उन्होंने उससे पहले चूंकि उनके तरफ उनके हवाले से जो बातें आई थी उसके बाद उनकी रात को और दीगर लोगों से इस सिलसिले में मशावरत हुई होगी। जो मुताल्लिका इदारे हैं उनके भी सीनियर ऑफिशियल से उनकी मशावरत हुई होगी, जिसके बाद उन्होंने आज जो मौक़िफ़ इख्तियार किया और सामने डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध भी मौजूद थे, जिन मुकदमात पुराने मुकदमात या नए मुकदमात का उन्होंने हवाला दिया, जो उन्होंने मुस्तफा कमाल के हवाले से ज़ाती तौर पे उन पर अटैक किया, वो सारी बातें अब ये लगता है कि बिल्कुल उन्होंने इतने अरसे में इतने घंटे में अपना पूरा सहन बनाया है, उसमें उन्होंने मशावरत की है और उसके बाद वो आज जिस लहजे में बात कर रहे थे ये डॉक्टर इशरतुल इबाद का माजी का लहजा नहीं रहा है। उन पर संगीन इल्जामात माजी में भी लगते रहे हैं। सौलत मिर्जा का जब कन्फेशनल स्टेटमेंट आया था उस वक्त भी उनके हवाले से बहुत सी जमातों ने इस हवाले से बात की थी कि इशरतुल इबाद साहब पे भी इंक्वायरी की जाए और कई हवाले से मुकदमा 12 मई के हवाले से भी माजी में ये रखता रहा है। लेकिन जाहिर है डॉक्टर इशरतुल इबाद अगर 14 साल से यहाँ हैं तो उनको मुख्तलिफ इदारों ने उनकी क्लियरेंस के हवाले से मुतमईन होकर उनका काम जारी रखा है। तो आज जब डॉक्टर इशरतुल इबाद खड़े होकर हकीम सईद केस की बात कर रहे हैं, आज अजीम अहमद तारिक की बात कर रहे हैं, आज वो 12 मई की बात कर रहे हैं, वो चाइना कटिंग की बात कर रहे हैं, वो सारी बातें कर रहे हैं। इनमें से बहुत से ऐसे ज्यादातर मुकदमात ऐसे हैं मां सिवाय बल्दिया फैक्ट्री के कि जिसमें जिस वक्त वो एमक्यूएम के एक मुतहर्रिक रहनुमा के तौर पे रहे हैं, वो मुस्तफा कमाल भी रहे हैं, डॉक्टर इशरतुल इबाद भी रहे हैं और आज ये आपस में एक दूसरे पर इल्जाम तराशी हो रही है। वसीम आफ्ताब साहब ने पीएसपी से हमें ज्वाइन किया। वसीम आफ्ताब साहब, जैसा कि मज़हर साहब ने भी कहा कि जाती अटैक, और बिल्कुल सबने देखा भी है कि एक जाती नौयत का अटैक जो है वो वापस मुस्तफा कमाल साहब के ऊपर किया गया है। लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड था, जब मुस्तफा कमाल साहब ने बातें की थी उनके हवाले से तो एक्सपेक्टेड था कि कोई रिएक्शन तो उनका आएगा। अब दूसरी तरफ से क्या होने वाला है? क्या कोई सबूत भी सामने आएंगे या लफ्जी जंग इसी तरह से चलती रहेगी? देखें, मज़हर भाई ने जो बातें की है मैं समझता हूँ बहुत मुनासिब बातें हैं
کہ ایک آدمی جو گورنر ہے وہ آج سے نہیں 14 سال سے وہ سارے کیسز جن کے وہ آج حوالے دے رہے ہیں تو بحیثیت ایک گورنر کے وہ اس وقت کیوں خاموش ہے. تو سب سے پہلا سوال تو یہ انہی کے خلاف بنتا ہے کہ آج آپ 14 سال بعد جب مصطفیٰ کمال نے آپ کو کے حوالے سے کچھ باتیں کی تو آپ کتنے چراغپا ہو گئے اور سارے صبر کے دامن چھوڑ دیے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو بھائی آپ نے اس وقت کیوں نہیں کی اس وقت یہ ساری باتیں, اور بالکل انصاف ہونا چاہیے, سارے سانحات سارے واقعات سارے حادثات کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن کیسے ایک آدمی جس پر خود الزام ہو اور وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہو تو کیا ایک صاف شفاف تحقیقات ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکیں گی. وہ آدمی جو ڈیول نیشنل ہو اس پر اتنے سارے الزامات لگ گئے ہوں اور پھر وہ آج جس طرح کے لب و لہجے میں بات کر رہے تھے وہ لہجہ مظہر بھائی خود بھی کہہ رہے ہیں ان کا لہجہ نہیں ہے. تو یہ اس کا مقصد یہ کہ وہ دھندلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں, وہ انتہائی کرب میں پریشانی میں. تو ایسی صورتحال میں سب سے پہلے انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ وہ گورنر ہاؤس چھوڑیں, وہ باہر آئیں اور پھر انصاف کے تقاضے پورے ہوں. پھر 12 مئی کی بھی, بھائی 12 مئی تک وسیم اختر کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 مئی کی میٹنگ گورنر ہاؤس میں ہوئی. تو بھائی جس آدمی جس کراچی کے میئر کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے وہ جس میٹنگ کا حوالہ دے رہا ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہوئی ہے, گورنر کی نگرانی میں ہوئی ہے, تو گورنر صاحب بھی اس میں ارسٹ ہونے چاہیے نا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے گورنر ہاؤس کو خالی کرنا چاہیے. وہ ریاستی ادارہ ہے, اس میں سیاسی بیان بازی نہیں ہونی چاہیے. یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب گورنر صاحب اس سے باہر آ جائیں گے. رہا یہ بات کہ یہ جتنی بھی واقعات ہیں بالکل ہونی چاہیے, چاہے سانحہ بلدیہ ٹاؤن ہو, 12 مئی ہو, جو حکیم سعید ہو, یا جتنی بھی ساری باتیں ہیں, یہ 14 سال میں کیوں خاموش رہے؟ لیکن یہی پوائنٹ ہے میر صاحب, آپ کے پاس یہی پوائنٹ لے کر آئیں گے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے دونوں جانب سے کہ آخر اتنا عرصہ کیوں خاموش رہے. ابھی جیسا کہ وسیم آفتاب صاحب نے کہا بحیثیت گورنر آخر وہ اتنی دیر کیوں خاموش رہے ہیں. دوسری جانب جب مصطفیٰ کمال صاحب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ٹائم پہ بھی گورنر صاحب کے سارے کرتوت پتا تھے لیکن تب وہ بھی نہیں بولے, اتنا ٹائم خاموش رہے. ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے آخر, ایسا کیا ہو گیا اس وقت کہ سب کو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے پڑے اور سب کھل رہے ہیں؟ بوس میر صاحب لائن جی آپ نے مجھ سے پوچھا. جی ڈسٹربنس ہے. دیکھیں جو میری انفارمیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ جو عشرت العباد صاحب ہیں جب مصطفیٰ کمال صاحب کے پاکستان آنے سے پہلے یہ جو پاک سرزمین پارٹی کے حوالے سے جو ڈسکشن ہوئی تھی باختیار اور جو لوگ اس سارے معاملے میں انوالو تھے جن لوگوں نے فیصلہ کرنا تھا, تو عشرت العباد صاحب جو ہیں وہ پچھلے 1 سال سے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کو, وہ آپ کو کچھ ڈیلیور نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ ایم کیو ایم میں کوئی بڑا ڈینٹ ڈال سکیں گے. تو لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی. اور ویسے یہ بھی مجھے پتا ہے کہ جو اکثر لوگ تھے وہ عشرت العباد صاحب کے موقف کے حامی تھے, لیکن اس کے باوجود مصطفیٰ کمال صاحب کو ایک موقع دیا گیا اور وہ پھر آئے بھی. انہوں نے کچھ متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل بھی کیا, لیکن تقریباً 3-4 مہینے پہلے پھر ایک میٹنگ تھی تو اس میں دوبارہ گورنر سندھ جو ہیں انہوں نے یہی کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے پاکستان آنے سے اور ان کی جو پارٹی بنی ہے انہوں نے کوئی بڑا جلسہ بھی نہیں کر سکے, بائی الیکشن میں بھی حصہ نہیں لے سکے, تو فائدے کی بجائے نقصان ہو رہا ہے. اور ان کے جو بہت سے جو وانٹڈ لوگ ہیں جن پر الزامات ہیں, چائنا کٹنگ کے الزامات ہیں اور بہت سے مقدمات میں ملوث ہیں, وہ ان کے پاس جا کے پناہ لے رہے ہیں. تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا, جس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کی تھنکنگ میں تبدیلی آنی شروع ہوئی. اور شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے کافی دن پہلے جیو پر یہی بات کہی تھی کہ اب پاک سرزمین پارٹی کے بارے میں جو اہل اختیار ہیں ان کی سوچ میں کافی تبدیلی آ رہی ہے. اور یہ جو آج بولے ہیں عشرت العباد صاحب, اس کی وجہ تو مصطفیٰ کمال صاحب ہی بنے نا. مصطفیٰ کمال صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ میں نے بھی سنی ہے اور شاید تمام ٹی وی چینل اس کو بار بار چلا بھی نہیں سکتے. صرف رشوت العباد نہیں کہا, انہوں نے ان کو ایک ایسا لفظ بھی کہا ہے جو گالی کے زمرے میں آتا ہے. تو گالی کھانے کے بعد پھر کل رات کو عشرت العباد صاحب نے کچھ اہم شخصیات کے ساتھ اس پر بات کی کہ بھی میں کچھ نہ کچھ تو اپنا دفاع کروں گا, اور پھر انہوں نے باقاعدہ اس پر کچھ اہم شخصیات سے اجازت لی اور ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ اس پر بات کریں. اور لیکن جو عشرت العباد صاحب کے لیکن میر صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ دفاع انہوں نے کم کیا ہے, الزامات انہوں نے زیادہ لگائے ہیں. بہت سی چیزیں بھی نہیں کہیں, شاید میں نے کل کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی.
फैसल वारिस साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। इशरत अली बात को तो एमक्यूएम ने भी डिसोन कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि मुस्तफा कमाल साहब अगर इस तरीके से उनको अटैक करते हैं तो उनको क्या फायदा नजर आ रहा है, या फिर जो टाइमिंग्स उन्होंने मुंतखब किए हैं, क्योंकि वो बारहा कहते हैं कि मुझे पहले भी पता था, तो जो टाइमिंग्स उन्होंने मुंतखब की हैं आखिर उसके पीछे क्या वजह नजर आती है आपको? बहुत शुक्रिया आयशा साहब। देखें जी, सबसे पहले तो ये कि दोनों ने, मुस्तफा कमाल साहब ने भी और गवर्नर साहब ने भी बहुत संगीन इल्जामात लगाए हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि दोनों ही फरीकैन क्यों इतने सालों से खामोश थे और चुप थे और एक दूसरे की तारीफ भी करते थे, और अभी भी ये ड्रामा चलता रहता है कि आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। भाई बोलें और बताएं, कौम का खेल बंद करें, और जो एलिगेशंस लगाए गए एक दूसरे के ऊपर उसके सबूत दें। मुस्तफा कमाल साहब को भी सबूत देने होंगे और गवर्नर साहब को भी सबूत देने होंगे। गवर्नर साहब ने कहा 2008 से चाइना कटिंग हो रही है, उनका इशारा मुस्तफा कमाल साहब की तरफ है, उनको सबूत देने होंगे। मुस्तफा कमाल साहब को प्रॉपर्टी समेत जितनी बातें उन्होंने की हैं उनको सबूत देने होंगे। लिप सर्विसिंग और जबानी जमा खर्च से अब पाकिस्तान की कौम तंग आ चुकी है। यहाँ कोई हीरो देने का या हीरोटिक मेडल नहीं है यहाँ कि आपने इसके कपड़े उतार दिए, उसके कपड़े उतार दिए, उस पर इल्जाम लगाया, तुम चोर थे तो तुम उससे बड़े चोर हो। हम इसी चीज के खिलाफ है। ये सब वो मुतजाना लोग हैं, ये सब वो एलिगेशंस के साथ लोग हैं। पूरे पाकिस्तान में मेजॉरिटी वो सियासत के अंदर हैं और पावर क्वार्टर्स में बैठे हुए, जिनके ऊपर संगीन इल्जामात हैं, उसको साबित करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ना कोई कोर्ट में एविडेंस देने को तैयार है, ना कोई उसको परसू करने को तैयार है। रॉ के एजेंट हैं गवर्नर साहब कहते हैं, मुस्तफा कमाल साहब दोनों मौजूद थे उस मीटिंग के अंदर, दोनों ही टेलीविजन पे आ रहे हैं, दोनों ही एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन सबूत कोई भी नहीं दे रहा। ना सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, ना इन्वेस्टिगेटिंग इदारे कुछ कर रहे हैं, सब मजाक का मजाक बना हुआ पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि अगर इन दोनों में कोई मुल्क की सालमियत और खिदमत का जज्बा है तो दोनों अब सबूत दें, सबूत पे बात करें। ये सबूत आएंगे। वसीम आफ्ताब साहब, पहले अल्ताफ हुसैन, फिर फारूक सत्तार, अब डॉक्टर इशरत अली बात की बारी आ गई, तो इल्जामात ही बस लगाते रहेंगे मुस्तफा कमाल साहब या फिर सबूत भी देंगे? देखिए, मैं अपनी बात पहले कहने से पहले मैं हामिद मीर साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। तो देखिए, यहाँ आज बात हो रही थी जो मुस्तफा कमाल, उसके जवाब में इशरत अली साहब ने बात की। अब आप अपनी एक नई मंतक लेकर आ गए कि पीएसपी ने वो डिलीवर नहीं किया। भाई, आप एक बड़े साथी जरूर हो सकते हैं यार, आप सियासतदान नहीं है भाई। आप इस चीज को रियलाइज करें, आप सियासतदान नहीं है। हर बात पर अपनी तर्जीह ऐसे नहीं पेश किया करें कि आप दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। आप एक साथ ही अपनी बात करें, इस इशू पे बात करें। हमने क्या करना था, क्या नहीं करना था, ये आपका मैटर नहीं है। हम कामयाब हो नाकाम हो, ये भी आपका मैटर नहीं है ना। हमने 3 मार्च को पाकिस्तान के हक में आके बात कर दी है। हमने पाकिस्तान के लिए बात कर दी। और मेरी बात सुने, आप ये कहनी है गवाह, एनी गवाह क्या होता है? एनी गवाह के पास कोई वीडियो होती है? एनी गवाह के पास बताता है कि रियासत ने क्या रिस्पॉन्स किया। आप जो है क्रिमिनल केसेस से भागकर फासिल जमीन पार्टी की जाकर चुके हैं, बात की और आपसे मैंने पहले भी पूछा था लाइव प्रोग्राम में, आप कोई क्या रिस्पॉन्स किया चाइना कटिंग के बारे में? मेरे देखे वसीम आफ्ताब साहब, दोनों की समझ नहीं आ रही। हामिद मीर साहब, आप रिस्पांस दे दीजिए, उसके बाद वापस में जाती हूँ वसीम साहब की तरफ। सुनिए, आप देखें, ये फिर आप ज्यादती कर रही हैं। हामिद मीर साहब को अपने टाइम पे बात करना चाहिए। मैंने उनकी बात खामोशी से सुनी है। चलें, बोलिए। उनको कम से कम ये कुछ गुफ्तगू के आदाब होते हैं, उनको सीखना चाहिए। इतने सीनियर साथी हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर बात के अंदर बीच में आके आप जवाब दें। आप बहुत बड़े मंतकी होंगे, बहुत बड़े दलील देने वाले होंगे, लेकिन दूसरे जब आप किसी को अपने प्रोग्राम में बुला रहे हैं तो ये उसका राइट है कि उसको जवाब देना चाहिए। हामिद मीर साहब को आदाब गुफ्तगू सीखना चाहिए। इतने बड़े साफी बन रहे हैं, वो बीच में आके अपनी मंतके गुजर रहे हैं। या तो आप मुझे बुला ही नहीं, जब मुझे बुला रही है तो फिर मेरी बात सुने आप। नहीं वसीम आफ्ताब साहब, आपने बिल्कुल इल्जाम लगा दिया, तो जिस पर इल्जाम लगाया उसका रिस्पांस भी तो हमें लेना पड़ेगा ना, ये उनका राइट है। जो बात की है मुस्तफा कमाल ने, जो बात की है वो पाकिस्तान के लिए बात की है। उसने गवर्नरशिप पे रहते हुए, सेनेटरशिप पे रहते हुए नहीं बात की है। उसने उस सेनेटरशिप को लात मार के बात की है। उसने अपना सियासी ओहदा छोड़ के बात की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अब अगर आप ये कहें कि मैं सबूत लाकर दूं, तो स्कॉटलैंड यार्ड में सबूत, गवर्नर साहब तो कहते हैं जबरदस्ती लिया था उनसे इस्तीफा। सरफराज मर्चेंट चीफ पे ये नहीं कह रहा है कि ये क्या हो रहा है। अभी भी सरफराज मर्चेंट कह रहा है कि वो पैसे कहाँ पहुंचाता है। अभी भी ये कह रहा है कि गवर्नर हाउस में क्या क्या हो रहा है। फिर भी आप ये कहना है कि सबूत लाके दीजिए। तो भाई, सबूत तो आप मानने तस्लीम करना ही नहीं चाहते हैं। तो आपको सच अपनी मर्जी का चाहिए। आपको सच वो अच्छा लगता है जो आपके लिहाज से सही हो। हम सबूत फराहम करें, आप किस सबूत पर अमल दरामद कर रहे हैं? क्या कोई इन्वेस्टिगेशन, क्या कोई सीरियस सेक्शन वफाकी हुकूमत से नजर आ रहा है आपको? कितने दिन हो गए कौमी असम्बली में करारदाद पास हुए हुए, सूबाई असम्बली आर्टिकल 6 का मुतालबा कर रही है, क्या कोई हलचल नजर आ रही है आपको? कहाँ नजर आ रही है? फिर आप कह रहे हैं हम सबूत देंगे। भाई, सबूत तो आपके पास मौजूद है। 22 अगस्त से बड़ा कोई सबूत है?
22 अगस्त को जितना बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका मौक़िफ़ आ गया वसीम आफ्ताब साहब, और मेरे ख्याल में मैंने आपको काफी टाइम दिया। मीर साहब रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर। देखिए, मैंने कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दिया था। आयशा, आपने मेरे से एक सवाल किया था, मैंने उसका जवाब दिया कि इशरतुल अबाद साहब का मौक़िफ़ ये रहा है पिछले 1 साल से। मैंने इशरतुल अबाद का मौक़िफ़ दिया, लेकिन ये वसीम आफ्ताब साहब जो हैं, ये इनको शायद किसी ने इनको समझ नहीं आई, या इनकी इतनी अकल और समझ है। इसी किस्म के लोग हैं मुस्तफा कमाल साहब के इर्द गिर्द, ज्यादातर लोग इसी किस्म के हैं। मैं रजा हारून साहब की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये वसीम आफ्ताब साहब जो हैं, इन पे चाइना कटिंग के इल्जामात हैं। ये पहले सरकारी मुलाजिम थे, इनको नौकरी से निकाला गया और इन पर क्रिमिनल केसेस हैं। ये इसी किस्म के लोग जो हैं मुस्तफा कमाल के इर्द गिर्द आगे बैठे हुए हैं, और इन्हीं की तरफ डॉक्टर इशरतुल अबाद ने इशारा किया था कि ये चाइना कटिंग वाले और क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्वस लोग जो हैं, ये मुस्तफा कमाल के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। मैंने को अपना मौक़िफ़ नहीं दिया, जिसकी इनको बड़ी तकलीफ हुई है। असल में इनसे काफी दिन पहले हमने पूछा था कि क्या आप सरकारी मुलाजिम थे या नहीं थे, तो उसका वो जवाब नहीं दे सके। अब वो आपके प्रोग्राम का फायदा उठा के पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रहे हैं, जो कि बड़ी ही एक गलत बात है। तो इन पर भी, इनकी पार्टी पर भी इल्जामात हैं, और इन्होंने इशरतुल अबाद साहब पे भी इल्जामात लगा दिए हैं। तो अब ये एक दूसरे के खिलाफ सबूत पेश करें, ना कि ये किसी सहाफ़ी जो है उसके पीछे पड़ जाएं। और मैं ये बार बार कहूंगा कि इशरतुल अबाद साहब का इशारा वसीम आफ्ताब जैसे लोगों की तरफ था, जिन पर के चाइना कटिंग के इल्जामात हैं, और ये अपने खिलाफ इल्जामात का कभी भी सही मौसर तरीके से जवाब नहीं दे सके। ठीक है, वसीम आफ्ताब से भी बात करेंगे, दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं दोपहर की खबर के साथ। वेलकम बैक। दोपहर की खबर में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मजहर अब्बास, वसीम आफ्ताब, फैसल वाडा और शाहिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहिद सईद साहब NP के रहनुमा अभी ज्वाइन किया हमें। शाहिद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कराची में इस वक्त जो सियासत शुरू हो चुकी है, खासतौर पर इल्जामात जो आजकल देखने में आ रहे हैं, और काफ़ी पुरानी बातें निकाल कर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में? इल्जामात की सियासत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, या फिर कुछ और डेवलपमेंट भी होगी, सबूत भी सामने आएंगे? और एक मशवरा तो मुस्तफा कमाल साहब ने भी दिया है कि हम दोनों का नाम ECL में डालें और फिर तहकीकात शुरू करें। देखो, सबसे पहले तो मैं आपका और जी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अहम मौजू पे आज के दिन आपने हमें याद रखा, और आपके तवज्जो से मैं उन शुहदा को जो कराची में जो भी जिस कौमियत के जिस दिमाग में जो शहीद बेगुनाह लोग हुए हैं, उनके घरों में भी 2 रकात नफल होना चाहिए। मैं खुद भी 2 रकात नफल उन शुहदा के लिए पढ़ूंगा कि आज इंसाफ मिला। वो बातें जो हम 5 साल 6 साल से कह रहे, 2007 में कह रहे थे, 2008 में, 2009, 2010 में CIT में जो बातें हमने कही थी, अजमल पहाड़ी पकड़ा गया था, ये सारे ये जो बल्दिया का वाक़या हुआ, वो शुहदाओं की माएँ बहनें ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे को जलाया गया, हमारे बच्चे को मारा गया, उनके कातिल तक पहुंचे। आज देखो, अल्लाह का इंसाफ, ये खुदा का और उसके नबी का इंसाफ है, जो इस दुनिया में भी हमें दिखाता है, हम अगर उससे इबरत ले या न ले। मेरे ख्याल में कि मिट्टी पाओ वाली बात थी 12 मई के वाक़या पे, मिट्टी पाओ वाली बात थी वो बल्दिया वाली कहानी पे, और ये जो रोजाना के बुनियाद पे 17, 18, 20 लाशें गिरती थी। हम बोले आप वो जाके ऑपरेशन करे। ये जो कराची ऑपरेशन हो रहा है, ये किसी का नहीं, ये हमारी डिमांड पे हो रहा है, ये फौज की डिमांड रेंजर की नहीं है। कि कराची में बदअमनी की हालत थी, बत्ते थे, बदअमनी थी, बदहाली थी, सारी चीजें थी, और वो चीजें सामने आ गई, जैसे वेपन पकड़े गए। आज जो गवर्नर ये बात कर रहा है, खास ये वक्त से पहले करता तो कितनी अच्छी बात, उस वक्त पकड़ते वक्त करता। तो मैं ही समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के जरिए इन लोगों का मुंह खोल दिया, जो कि वो चीजें सामने आनी चाहिए। जो कराची की 2 करोड़ 2.5 करोड़ आबादी की डिमांड यही है कि कराची को जो ग्रहण लगा था, जो अंधेरे हो गया था, जो रोशनी का शिकार हुआ था, आखिर उसमें कब हिसाब मिलेगा? तो आज मैं समझता हूँ ये खुशाइन बात है, और ये खुदा करे और गंदगी की तरफ न जाए। बारखाल दहशतगर्द किसी भी कौमियत, किसी भी पार्टी, किसी भी मसलक का हो, उनको पकड़ना चाहिए। हमें इदारों को अभी अलर्ट होना चाहिए, अब इन लोगों से फुलझल होना चाहिए। कराची में खून बहुत बहा है, कराची में बहुत मासूम जाने गई। जब रजा हैदर शहीद हुआ था 97 पख्तूनों को सिर्फ पख्तूनों की वजह से मारा गया था। उसको मारा था फिर किसी जिहादी तंजीम वालों ने मान लिया था। और एक चीज आपके तवज्जो से मैं बताना चाहता हूँ, हमारे 65 लोग कराची में शहीद हुए। बशीर जान वाली बात नहीं जो गवर्नर ने की, वो तो जख्मी हुआ है, वो जिंदा है अभी तक माशाल्लाह। हमारे लोग शहीद काफी बड़े सानहात कराची में हुए। मजहर अब्बास साहब, ये मट्टी पा और मुकमका वाली बात की कि पहले ये होता रहा है, तो क्या एक पॉजिटिविटी सारी सिचुएशन में से ये निकलेगी कि अब ये जो सानहात हुए थे उन पर अब वाकई बात होगी, इन्वेस्टिगेशन होकर लोगों के सामने चीजें आएंगी कि जिम्मेदारान कौन थे?
نہیں، میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے اب بھی معاملات سیاست زدہ ہی رہیں گی اور الزام تراشیوں ہی تک بات رہے گی. کیونکہ دیکھیں بلدیہ فیکٹری کے کیس میں جس طرح ڈاکٹر عشرت العباد بات کر رہے ہیں، تو وہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ آدھا سچ بول رہے ہیں. آدھا سچ تو یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی تو اس نے تحقیقات اس انداز میں کرائیں کہ جو فیکٹری کے مالکان تھے ان کو بڑی خوبصورتی سے بچا کے لے جایا گیا. لیکن اس کے بعد جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن تھی اور وہ بیچ میں پڑی اور اس نے پھر مالکان کے حوالے سے سوالات کیے اور پھر اب عدالت میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے. تو میرا خیال ہے اسی طریقے سے جو باتیں کی گئی ہیں، میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ جو عشرت العباد صاحب بات کر رہے ہیں تو پھر عشرت العباد صاحب کو بہت کھل کر سامنے آنا چاہیے. انہیں مکمل طور پہ یہ بیان دینا چاہیے کسی کمیشن کے آگے کہ وہ کیا کیا باتیں ہیں جو وہ جانتے ہیں، وہ کیا کیا ثبوت ہیں، شواہد ہیں جو ان کے پاس ہیں. بالکل اسی طریقے سے مصطفیٰ کمال جب بات کرتے ہیں تو صرف الزامات نہ لگائیں، وہ کسی فورم کا انتخاب کریں جس فورم پہ جا کے وہ یہ ساری باتیں کریں. کیونکہ جب ہم یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے الزام لگایا، اس کے جواب میں ایک الزام آتا ہے، جس طرح ابھی آ کے مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں کارساز کی دوبارہ انکوائری کراؤں گا. تو بھائی جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے قائم علی شاہ، ذرا ان سے بھی تو پوچھا جائے کہ وہ ان کے دور میں انکوائری کیوں شیلفڈ ہو گئی، کیوں نہیں انکوائری مکمل ہوئی. تو یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آنی چاہیے. قمر زمان کائرہ صاحب نے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کیا ہے. کائرہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی آخر کس طرح سے دیکھ رہی ہے تمام صورتحال کو؟ وفاقی علامت ہوتا ہے گورنر بھی اس وقت سامنے موجود ہے، مصطفیٰ کمال، الزامات کی سیاست اس وقت کراچی میں چل رہی ہے، تو پیپلز پارٹی جس کی گورنمنٹ ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے اس کو؟ ٹھیک ہے، دس از ویری انفارچونیٹ. اب گورنر پہ اگر الزام لگیں گے تو گورنر کا آفس بلا شبہ کہا تو جاتا ہے کہ سروس آف پاکستان ہے، لیکن ہی ہیز ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف. اور پھر ہمارے ملک میں صدر کے عہدے کو بھی بڑا مس یوز کیا گیا ہے، گورنر کے عہدے کو بھی اوائڈ تو کرنا چاہیے، یہ بات تو بالکل درست ہے. لیکن پیپلز پارٹی اس کو انفارچونیٹ ایونٹ کے طور پہ دیکھ رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو قائرہ صاحب، تو پھر وفاقی حکومت یا پھر سندھ حکومت کو کیا کچھ کرنا چاہیے مصطفیٰ کمال صاحب کے خلاف جو کہ اس طرح سے الزامات لگا رہے ہیں؟ اس کا رائٹ گورنر صاحب کے اپنے پاس ہے. ان پہ ان پرسن الزام لگے ہیں، اس آفس پہ نہیں. اور اگر ان پرسن الزام لگے ہیں تو ان بندے نے اپنا پرسن میں جواب دینا ہے. اگر اس کی کوئی لیگل بائنڈنگ بنے گی تو وہ ان کے خلاف یا گورنر صاحب کے خلاف تو پھر یقیناً پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ جو بھی وہ موو کر سکتی ہے. لیکن قائرہ صاحب کافی سیریس ایلیگیشنز ہیں نا ان کے کام کے حوالے سے کہ وہ رشوت العباد کہلائے جاتے ہیں، وہ تو 50,000 روپے بھی نہیں چھوڑتے ہیں، تو کافی جو ہیں وہ سیریس ایلیگیشنز ہیں. را کی میٹنگز میں موجود ہونا. دیکھیے محترمہ، اس ملک کے اندر الزام کس پہ نہیں لگے. اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ میں اس کے اوپر کہوں کہ جی بالکل ان کو پکڑ کے اندر کر دینا چاہیے، تو میں ایسا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں ان کے ذاتی وہ ڈیفرمیشن فائل کر سکتے ہیں، وہ ان کے خلاف لیٹیگیشن کر سکتے ہیں، وہ گورنر صاحب کے خلاف وہ دوسری پارٹی لیٹیگیشن کر سکتی ہے، ان کا رائٹ ہے. گورنر کو امیونٹی اس کے آفیشیل کام کی حد تک ہے. گورنر بننے سے پہلے کہ اگر ان کو کام چاہیے، ان کے کوئی ایلیگیشن ہے تو کر سکتے ہیں. انہوں نے جواب دے دیا اس کا. اب اس معاملے میں مجھے نہیں سمجھ کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا مجھے کیا کہنا چاہیے. ٹھیک ہے قائرہ صاحب، آپ کی بات بالکل درست کہ الزامات کس پر نہیں لگتے، لیکن یہ جو الزامات لگے ہیں یہ ان کے گورنر کی حیثیت میں رہتے ہوئے رشوت لینے کے الزامات ہیں جو کہ کافی سیریس ایلیگیشنز ہیں. یعنی انہوں نے ایک جو عہدہ موجود تھا اس کو استعمال کیا. اسپیسیفک نہیں ہے جی کوئی، جہاں تک میں نے سنا ہے، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی ہو، میں نے سارا نہ سنا ہو، لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے وہ ایک ویگ ٹرم میں ہے کہ یہ بندہ مطلب کسی بندے پہ بھی کردار کشی کر لیں آپ، تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ گورنر صاحب ذاتی طور پہ ان کا ڈیفرمیشن پہ کر سکتے ہیں، یا گورنر سیکریٹریٹ کا جو لا ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیکھ لے گا اس کو کہ اس کو انہوں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. اگر گورنر کے ذات پہ نہیں، گورنر کے آفس پہ الزام لگے ہیں تو پھر آفس آف دا گورنر ول سی اٹ. صحیح. وسیم آفتاب صاحب، ایک بار پھر سے ذمہ داری ادھر آتی ہے کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے شروعات کی تھی، تو کیا واقعی کوئی ثبوت، دستاویزی ثبوت دیے جائیں گے اس حوالے سے، یا پھر وہ جو ایک آپشن دیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے کہ دونوں کا نام ECL میں ڈالیں اور تحقیقات شروع کریں، تو ایسا کچھ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عشرت العباد صاحب یا مصطفیٰ کمال صاحب کی بات نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب تو اس وقت ایک عام پاکستانی ہے نا. اگر کوئی تحقیقات رکنی ہے، کوئی کمیشن بننا ہے، کسی کے پاس جانا ہے، تو وہ یہ کون کرے گا؟ مصطفیٰ کمال کے اختیار میں تو نہیں ہے. مصطفیٰ کمال نے ایک بات کی ہے. اب اگر انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں
तो उसके लिए ये जरूरी है ना कि जो मैंने इल्जाम लगाया है उसके लिए भी मुझे भी इवन फील्ड फराहम की जाए। उसके लिए जरूरी है कि इशरत लिबास साहब गवर्नर हाउस छोड़ें। और आज भी ये इल्जाम सिर्फ इल्जाम तो नहीं है ना, एक आदमी जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक गवाह की हैसियत से वो आज अभी थोड़ी देर पहले कह रहा है कि मैं पैसे गवर्नर हाउस लेकर गया हूँ, सारी चाइना कटिंग के पैसे वो ले रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर हम ये कहेंगे ये वेट फिशिंग के एलिगेशन है, तो मैं समझता हूँ कि फिर यकीनी तौर पे ये वो आम आदमी जो देख रहा होगा वो भी इसका यकीन हटेगा इस बात से कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा। और दूसरी बात मैं कहूँगा, देखिए हामिद मीर साहब को जब बात कही थी तो सुनते जाना चाहिए था। वो उस दिन भी वो गलत बात कर रहे थे, आज भी वो इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हामिद मीर साहब मौजूद नहीं है, अब आप उनकी बात नहीं कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फैसल आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। दोपहर की खबर के साथ रहिए। साथ आखिर में फिर मुस्तफा कमाल भाई को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मुख्तसर वक्फे में उन्होंने जितने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो प्रोजेक्ट्स जो कि सिर्फ जिनको तसव्वुर में लाने में और उसकी कंप्लीशन डेट फिक्स करने में कम से कम 2-3 साल के अरसे लगते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को इन्होंने 4-4, 6-6 महीने में कंसीव करके और कंप्लीट तक किया है। तो ये पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती इन कामों की, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हुए। माजिद साहब, ये थे डॉक्टर इशरतुल लिबास जो कि खराज तहसीन पेश कर रहे थे तब जबकि मुस्तफा कमाल साहब गवर्नर हुआ करते थे, और आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो आपके सामने। उन्होंने कहा कि नेमतुल्लाह के बाद आने वाली जो बल्दियाती हुकूमत थी उसने मायूस किया है। जब वो मेयर थे तब वो उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब आज वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मायूस किया था। तो इस तरह के जो बयानात की तब्दीली है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और फिर लोगों में कितना कंफ्यूजन पैदा होता है इस तरह के बयानात से? देखिए, बुनियादी तौर पे इशरतुल लिबास साहब ने जब इस तरह की बात की तो उन्होंने बुनियादी तौर पे मायूस किया। मेरा ख्याल है उन्होंने ज्यादती की। इस हवाले से मुस्तफा कमाल से उनके सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक शख्स के साथ खुद रह के काम किया हो और वो मोतरफ हो और पाकिस्तान उनके सियासी मुखालफीन भी उनके कामों के मोतरफ रहे हों, तो सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन जहाँ मुस्तफा कमाल ने बहैसियत सिटी नाजिम के, और अगेन सिर्फ मुस्तफा कमाल ने नहीं बल्कि उस वक्त MQM की क़यादत के साथ ही रह के काम किया है, तो कराची में देखिए उस वक्त इसलिए काम हुआ कि उस वक्त इनको आसानी ये थी कि मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी और मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट सिंपैथेटिक थी MQM की तरफ से, इस वजह से वो काम रहे हैं। देखिए, कराची में जो भी मेयर रहा हो, अब्दुल सत्तार अफगानी रहे हों, डॉक्टर फारूक सत्तार रहे हों, मुस्तफा कमाल रहे हों या नेमतुल्लाह एडवोकेट रहे हों, सब ने कराची के हवाले से कुछ ना कुछ रह के काम किया है। और बदकिस्मती से जहाँ तक इन इदारों में रिश्वत का ताल्लुक है तो कोई भी रिश्वत रोकने में नाकाम रहा, खुद ना ली, लेकिन रिश्वत रोकने में नाकाम रहा हो। ठीक है, कराची के शहरी हुकूक के लिए सबने मिलकर जद्दोजहद की है। फैसल, आपसे एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी कि अभी जो तमाम सिचुएशन हमारे सामने, आपको क्या लगता है इस वक्त किसको कितना सियासी फायदा और कितना नुकसान किसको हो रहा है? आयशा साहब, देखिए मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि ये अब चीप थ्रिल्स की तरफ हम जा रहे हैं और यही हमारे मुल्क की बदनसीबी है कि हम इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से दोनों के ऊपर इक्वली वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एक तो उस वक्त नहीं बोला कौम के आगे जब इनको पता था, जब हम 10 साल 15 साल पुरानी बात कर रहे हैं, उसके जवाबदेह दोनों हैं। और अब अगर शवाहिद नहीं दिए तो फिर ये चीप थ्रिल्स में ही आएगा। और यही हमारा मसला है कि गवर्नर जैसे सिंबॉलिक पोजीशन के ऊपर एक एक्स गवर्नर, एक एक्स मेयर है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, इन लेवल के लोगों के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जामात हैं, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई कमीशन नहीं बैठता, कोई सजा नहीं होती, कोई जजा नहीं है। तो जिस मुल्क में सजा और जजा का निजाम नहीं होगा उस मुल्क में तबाही चलती रहेगी। और इसी वजह से तहरीक इंसाफ हमेशा इस चीज को अपोज करती रही है और अब सड़कों भी इसी वजह से आ रही है। शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, वसीम आफ्ताब साहब, फैसल वारिस साहब हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे।